अस्सलाम वालेकुम। We are doing June 13, 52. A student is investigating how peak alternating current I naught varies with frequency in a circuit containing a coil of wire. पहले क्वेश्चन रीड कर लो, ईयर नंबर नोट कर लो. A student is investigating how the peak alternating current I naught varies with frequency F in a circuit containing a coil of wire. This is June 13, 52. It is suggested that V naught upon I naught is equal to R square plus 4 pi square F square L square, where R is the resistance of the coil, V naught is the peak voltage, and L is a constant. This is something related to our chapter AC circuit, because there we actually have studied V naught, I naught, etc. So where R is the resistance of the coil. क्वेश्चन रीड कर लो गौर से. Design a laboratory experiment to test the relation between I naught peak current and frequency and determine the value for L. ये जो AC circuits होते हैं इनमें frequency बहुत important factor होती है. You should draw a diagram on figure 3 showing the arrangement of your equipment. वेरिएबल्स जो हम करते हैं हमेशा कि वेरिएबल्स आप साथ साथ बना लें
और वेरिएबल पहला स्टेप होता है, इसके अलग से मार्क होते हैं। फ्रीक्वेंसी इंडिपेंडेंट वेरिएबल, फ्रीक्वेंसी बदलनी पड़ेगी हमें। आई नॉट को तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते, पीक करंट को, और जो इनपुट पर वोल्टेज है वो कांस्टेंट रखना पड़ेगा। मैंने नीचे एक रेफरेंस दिया है, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन 2 पाई एफ टी, ये मेरी रेफरेंस इक्वेशन है। इसका मतलब ये है, इस रेफरेंस इक्वेशन का मतलब ये है कि मैं ये बताना चाह रहा हूं कि इस इक्वेशन की बेसिस पर हम सारा काम कर सकते हैं। ये वैसे तो डायरेक्टली रिक्वायर्ड नहीं है मुझे यहाँ पर, लेकिन चूंकि उसने सवाल में, अगर आप देखेंगे तो उसने सवाल में अपनी एक इक्वेशन दे दी है, सो दैट इज द मेन इक्वेशन नाउ। सो आई हैव जस्ट रिकॉल्ड इट बिकॉज दिस टॉपिक इज एसी सर्किट। तो अब आप ये वाली स्क्रीन कॉपी करें। To measure variable frequency, how we measure variable frequency, that is AC power supply with frequency knob। ये पावर सप्लाई के ऑप्शन आते हैं और उनके साथ सिग्नल जनरेटर लग जाता है और सीआरओ लगा के डिस्प्ले बन जाता है। बने बनाए सिग्नल एसी पावर सप्लाई आते हैं। सीआरओ तो बहुत नोन डिवाइस है। सिग्नल जनरेटर क्या करता है कि उसमें एक नॉब होती है जिसको आप घुमाएं तो फ्रीक्वेंसी बदल सकती है। जैसे आपने गाड़ी में रेडियो देखा होगा, आपने सुनना है FM 100, FM 11, FM 110, तो आप उसका ना डायल घुमाते हैं और उससे ना फ्रीक्वेंसी बदलती जाती है। जब फ्रीक्वेंसी बदलती है तो आप कंट्रोल वहां पर डिफरेंट चैनल पे स्विच कर सकते हो। सीआरओ क्यों जरूरी होती है? क्योंकि सीआरओ पे डिस्प्ले आता है। ऐसे भी बने बनाए यूनिट आते हैं, इसमें फ्रीक्वेंसी भी आ रही होती है और ऊपर वोल्टेज भी आ रहा होता है। जैसे स्टेबलाइजर वगैरह आपने देखे होंगे, उस तरह के डिवाइसेस आती हैं। तो ये एक डिवाइस है जिसका मैंने जिक्र करना है क्योंकि इससे पहले इसका जिक्र नहीं हुआ जहां तक मुझे याद है। इट्स अ कंट्रोलर, इट्स कॉल्ड सिग्नल जनरेटर। प्रोसीजर में मैंने ये किया है कि मैंने एक एसी सोर्स लगाई है विद फ्रीक्वेंसी कंट्रोल। उस तरफ मैंने एक कॉइल को रखा है जिसमें मैं ये करंट जनरेट करूंगा। थर्मोकपल इसलिए लगाया कि अगर लार्ज करंट हो तो टेम्परेचर बहुत तेजी से बढ़ता है और उससे पूरा ऑपरेटर्स की वर्किंग खराब हो जाती है। सीआरओ की एंट्री क्यों है? क्योंकि मुझे निकालना पड़ेगा पीक करंट। पीक करंट ग्राफ से निकलता है, ग्राफ का एम्पलीट्यूड होता है। जब तुम ऐसा ग्राफ बनाते हो ना तो ग्राफ का जो एम्पलीट्यूड है वो पीक वोल्टेज होता है और उसको तुम रखकर फिर पावर कैलकुलेट, सॉरी रेजिस्टेंस भी कैलकुलेट कर सकते हो। डेटा लॉगर्स क्या होते हैं? ये वो डिवाइस होती है जो ऑटोमेटिक डेटा रिसीव कर सकती है और फिर ये वाला फॉर्मूला भी अवेलेबल है, इसको तुम रखकर कैलकुलेशन कर सकते हो इवन दो कि ग्राफ से डायरेक्ट पीक करंट आ रहा है। अब तुम इसमें हेडिंग डालो प्रोसीजर, डायग्राम वाले स्पेस में आ जाओ और उसमें ना आधे पेज को यूज करना है क्योंकि मुझे ये भी और ये भी कॉपी कराना है। तो आपका ख्याल रखना है कि डायग्राम जरा छोटी बनाना। ये डायग्राम बनाओ।
सीआरओ का पैरेलल सीरीज का चक्कर नहीं होता, सीआरओ में 2 कनेक्शन नॉब्स होती हैं, बस वो लगानी होती है। सीआरओ जो है ना, उसको पैरेलल और सीरीज में आपको अपने सिलेबस में नहीं सोचना। सीआरओ इज लाइक अ मॉनिटर, जैसे आप अपने पीसी के साथ मॉनिटर जोड़ते हैं ना, तो वहां सीरीज और पैरेलल को नहीं सोचते, तो ये बेसिकली उस तरह सोचो। सीआरओ इज अ मॉनिटर विच हैज टू बी कनेक्टेड विद द डिवाइस। तो ये डायग्राम का वो अप्रोच मैंने यूज किया है, जहां सीआई मार्जिन देता है कि डायग्राम के अंदर आप बस कॉन्सेप्ट वाइज सही रखें तो गलती नहीं होती। जैसे मैंने एसी सोर्स विद फ्रीक्वेंसी कंट्रोल, इसको भी ड्रॉ नहीं किया, सिर्फ एक डब्बा बना के लिख दिया। ठीक है, अब आपने ये बना लिया। रियोस्टेट क्यों लगाया? रियोस्टेट इसलिए लगाया है ताकि करंट कांस्टेंट रख सकूं। अगर करंट बदल गया ना, तो फिर तो सारा गेन ही बदल जाएगा। पीक वोल्टेज सीआरओ का आउटपुट होगा, सीआरओ का जो आउटपुट होगा उस पे ग्राफ बनेगा, उस ग्राफ से मैं जाकर पीक करंट लूंगा। डेटा लॉगर से भी मैं इसमें एमीटर के साथ डेटा लॉगर लगा सकता हूं, और आर की वैल्यू में वी अपॉन आई नॉट से निकाल लूंगा, जो मेरे पास फॉर्मूला है। ये तरीका है जो मैं यूज कर रहा हूं, तो ये भी आप स्क्रीन कॉपी कर लो उसी जगह पे डायग्राम वाली स्पेस में। हाँ, some people are online. हाँ, obviously this is what I have to do. ये तो लास्ट क्लास है ना, साल की, तो ये हो जाता है। चलो ये वाली डायग्राम कॉपी करेंगे। सर ऑनलाइन ही ज्वाइन कर, सर ऑनलाइन ज्वाइन कर लें घर से? सर नहीं, आप स्क्रीन पे पढ़ा रहे हैं ना? नहीं, वो तो प्रोजेक्टर लग जाएगा। हाँ तो लगा। आप उसको बोलना कह सकते हैं प्रोजेक्टर ऑन कर दो। करना बैड आउटसाइड में उसको बुलाइएगा, शिदार ना। नहीं बैठ जाओ, 10 मिनट तो रह गए, वो 10 मिनट की यहीं पे बैठ के ऑनलाइन ज्वाइन कर लेते हैं। नहीं उसमें आप आवाज एको करेगी ना, वो बंद भी करोगे तो भी एको कर जाएगी, इसलिए यहाँ से पिक करेगा। आप वहां से उसको बोलो 2 मिनट लगेगी, आप रजिस्टर निकाल लो। थैंक यू। ईयर नंबर है जून 1352। ठीक है, तुमने ईयर नंबर नोट कर लिया। अब तुम इसकी ऑपरेटर्स बन चुका है, तुम ऑपरेटर्स की पिक्चर ले लो और वहीं से आगे प्रोसीजर हम लिखना शुरू कर रहे हैं। ठीक है, अब सवाल ये है कि हमें एक एनालिसिस करना है जिसमें हम पीक वोल्टेज को और फ्रीक्वेंसी को कंपेयर करेंगे। फ्रीक्वेंसी जो है वो होती है इस ऑपरेटर्स पे डायरेक्ट, और पीक वोल्टेज क्या होता है? अगर तुम्हें एसी सर्किट वाला चैप्टर याद है
तो ग्राफ का जो एम्पलीट्यूड होता है उसको कहते हैं पीक वोल्टेज। अभी हम ये डायग्राम कॉपी कर रहे हैं, तुम लोग भी डायग्राम वाले सेक्शन में आधी जगह इसके लिए छोड़ दो। देखो बोर्ड पे डायग्राम वाले सेक्शन में हाफ सेक्शन इसके लिए छोड़ दो, और ये कॉपी हो रहा है इस वक्त, तो आप भी ये कॉपी कर लो। जिन लोगों ने कॉपी कर लिया तो ठीक है, बाकी लोग इसको कंप्लीट कर ले जल्दी से। देखिए सवाल ये है कि हमारे पास एक सर्किट है जिसमें हमने एक पावर सोर्स लगाया हुआ है, और पावर सोर्स की फ्रीक्वेंसी हमें पता है। फ्रीक्वेंसी हम बदल सकते हैं, जैसे हम अपनी गाड़ी में रेडियो की फ्रीक्वेंसी बदलते हैं और डिफरेंट चैनल्स हम सुनते हैं, उस तरह हम फ्रीक्वेंसी को बदल लेंगे। अब मेथड बहुत सिंपल है कि हम फ्रीक्वेंसी बदलेंगे और सीआरओ से हम पीक करंट को नोट करते जाएंगे। ये बेसिकली सर्किट ये है, आर के साथ हमने वी लगाया हुआ है, एम्पियर नोट कर रहे हैं, और एसी सोर्स विद फ्रीक्वेंसी स्केल है। ये वाला सर्किट कॉपी करना आपकी चॉइस है, ना भी करें तो फर्क नहीं पड़ेगा। तो प्रोसीजर लिखिएगा कि अरेंज द ऑपरेटर्स एज शोन, arrange the apparatus as shown, arrange the apparatus as shown, arrange the apparatus as shown, take the temperature, take the initial temperature of the coil by the thermocouple, take the initial temperature of the coil by a thermocouple बाय अ थर्मोकपल। थर्मोकपल वहां लगाते हैं जहां टेम्परेचर बड़ी तेजी से बदल रहा हो और जहां पर टेम्परेचर बहुत ऊपर जा सकता हो। So when temperature is changing rapidly or the temperature is going to be high, very high or very low, there we use thermocouple. Thermocouple is a very sensitive thermometer. Now the plan is simple. हमने temperature ले लिया, आगे लिखिएगा, उसी में लाइन चेंज नहीं होगी, उसी में लिखिएगा नोट द फ्रीक्वेंसी फ्रॉम द सोर्स, नोट द फ्रीक्वेंसी फ्रॉम द सोर्स, switch on the circuit, switch on the circuit using, full stop डाल के आगे लिखिएगा, using a calibrated CRO, using a calibrated CRO, using a calibrated CRO, obtain the output of the coil voltage, obtain the output of the coil voltage this would be a sinusoidal graph, this would be a sinusoidal graph, this would be a sinusoidal graph the amplitude, सीआरओ की कैलिब्रेशन बिल्कुल लिखनी चाहिए, लेकिन जो कि मैंने पहले 2 मरतबा लिखवाई भी है तो आई टुक इट आउट। अदरवाइज सीआरओ है, हॉल प्रोब है, इनका जब जिक्र आए तो यू शुड राइट देयर कैलिब्रेशन। लिखो कि द एम्पलीट्यूड ऑफ द ट्रेस, the amplitude of the trace gives the peak current
the amplitude of the trace gives the peak current उसके बाद देखो ये सर्किट है और इससे इस सर्किट से तुम रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हो. लिखो यूजिंग एन एम मीटर एंड अ वोल्ट मीटर रीडिंग्स, यूजिंग एम मीटर एंड वोल्ट मीटर रीडिंग्स कैलकुलेट द रेजिस्टेंस using voltmeter and meter readings, calculate the resistance. देखो फॉर्मूला चेक करो, जो रेजिस्टेंस होती है उसका फॉर्मूला हम लोग बहुत पहले से जानते हैं कि रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है. रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है V अपॉन I, ओम्स लॉ है, और उससे तुम रेजिस्टेंस निकाल लोगे. अब ये लाइन चेंज करके लिखिएगा. स्विच ऑफ द सर्किट, ये वाला सर्किट है. स्विच ऑफ द सर्किट, अलाउ इट टू कूल. Switch off the circuit, allow it to cool. Repeat the procedure. Repeat the procedure. Repeat the procedure with a different frequency. Repeat the procedure with a different frequency. Take a number of readings. Take a number of readings. Take a number of readings and record the values in a table. अब उसके बाद आता है मेथड ऑफ एनालिसिस. जो मेथड ऑफ एनालिसिस होता है वो कंपलसरी सेक्शन है, और उसमें करना ये होता है कि एग्जामिनर ने जो इक्वेशन सवाल में दी है उसको रीअरेंज करते हैं, और उसको रीअरेंज करके किस फॉर्म में ले आते हैं, y इज इक्वल टू mx प्लस सी, और फिर उसको रखकर ग्रेडियंट निकालते हैं, c निकालते हैं, x निकालते हैं, सारी चीजें निकालते हैं. अब हेडिंग डालिएगा मेथड ऑफ एनालिसिस. हेडिंग डालिएगा मेथड ऑफ उसमें सबसे पहले ये वाली स्क्रीन अब कॉपी करें, फॉर्मूला रीअरेंज हुआ है.
प्लॉट अ ग्राफ। अब देखो हमने ऊपर शो कर दिया है ना कि ये x का मतलब है एफ स्क्वायर और y का मतलब है v नॉट अपॉन आई नॉट का होल स्क्वायर। इससे पता चल गया कि ग्राफ किसके अगेंस्ट क्या बनेगा। तो आप लिखिएगा प्लॉट अ ग्राफ ऑफ v नॉट स्क्वायर अपॉन आई नॉट स्क्वायर अगेंस्ट एफ स्क्वायर। अब बताओ c क्या है, व्हाट इज c? दो ही लोग बैठे हुए थे, बताओ c क्या रखो, व्हाट इज c? वेरी गुड, c इज इक्वल टू r स्क्वायर। ये भी लिख लो, c जो है वो है r स्क्वायर। अब बताओ वो कौन सा सेंटेंस है जो इसमें हमेशा लिखते हैं इस जगह पर, जब हम ये जो हेडिंग है मेथड ऑफ एनालिसिस, इसको जब क्लोज करने जाते हैं तो हम एक स्टेटमेंट हमेशा लिखते हैं। हाँ, लेकिन वो जुमला क्या था? रिलेशनशिप इज वैलिड। यार देखो, रिलेशनशिप इज वैलिड इफ द ग्राफ, relationship is valid if the graph is a straight line। क्या लिखो आगे? relationship is valid if the graph is a straight line not passing through the origin। Why you write that? Because it's a way to express the linear law। अब उसके बाद अब L कैसे निकलेगा? उसने सवाल के शुरू में कहा था L निकालो। अब हमने चूंकि इक्वेशन पूरी रीअरेंज कर ली, तो देखो आपने नीचे लिखा हुआ है कि L कैसे निकलेगा, अंडर रूट m अपॉन 4 पाई स्क्वायर, और उसी को आप 2 पाई भी कर सकते हो। तो L कैलकुलेट करने के लिए हम ये वाली लॉजिक लगाएंगे और उससे L की वैल्यू निकल आएगी। जब आपने लीनियर लॉ बनाया तो बिल्कुल नीचे देखो हमने L की वैल्यू दी हुई है, तो नीचे लिख दो कि वैल्यू ऑफ L can be determined from the equation shown। वो हम पहले शो कर चुके हैं। वैल्यू ऑफ L can be determined using the equation shown अंडर रूट m अपॉन 2 पाई वाली इक्वेशन ना, वो आप यहां दोबारा भी देख सकते हो, अंडर रूट m अपॉन 2 पाई। इससे आप L की वैल्यू निकाल सकते हो। अब बताओ कंट्रोल ऑफ वेरिएबल्स क्या होते हैं, किसको बदलेंगे और किसको, कौन से दो वेरिएबल चेंज करेंगे और कौन से दो वेरिएबल जो है उनको क्या रखेंगे, कांस्टेंट। अब बताओ प्रिकॉशंस जो हैं वो कौन सी होती हैं? दो प्रिकॉशन जो इस चैप्टर में, इस टॉपिक में डिजाइन में लिखनी होती है, वो दो कौन सी होती है? सेफ्टी एंड एक्यूरेसी। चलो हेडिंग डाल दो प्रिकॉशंस। मैंने समझाया हुआ है कि जब आप प्रिकॉशंस लिखो तो आप क्या करो कि आप आ जाओ उस पेज पे जहां आपकी मेन डायग्राम बनी हुई है ये। तो इसमें आपको पता है कि इसी से प्रिकॉशन लिखनी होती है। तो लिखो कि यूज ग्लव्स, यूज इलेक्ट्रिकल सेफ्टी ग्लव्स टू हैंडल द ऑपरेटर्स। use electrical safety gloves to handle the apparatus। दूसरा लिखो नंबर 2, keep a constant current using rheostat। keep current constant, keep
current constant using a rheostat जल्दी से बताओ कोई और प्रिकॉशन है। सीआरओ को हमेशा कैलिब्रेट करते हैं, लिख दो नंबर 3, कैलिब्रेट द सीआरओ बिफोर द एक्सपेरिमेंट तीसरा, और उसके बाद लिखो यूज, नेक्स्ट नंबर, यूज हाई फ्रीक्वेंसी करंट, जितनी हाई फ्रीक्वेंसी का करंट होता है रिजल्ट्स उतने बेहतर आते हैं। यूज हाई फ्रीक्वेंसी करंट्स फॉर एवरी ट्रायल अब देखो उसके बाद आखिर में आता है एडिशनल, और एडिशनल पॉइंट्स में लिखा है कि आप लो फ्रीक्वेंसी भी ट्राई करो और लो फ्रीक्वेंसी से लार्ज करंट्स मिलते हैं। कीप रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट कांस्टेंट, बताओ सर्किट में रेजिस्टेंस क्यों कांस्टेंट रखें? इसलिए क्योंकि अगर रेजिस्टेंस बदलेगी तो एक और वेरिएबल ऐड हो जाएगा। एडिशनल डिटेल और मेजरिंग टी, व्हाट इज टी? टाइम पीरियड, वो जो सीआरओ की कैलिब्रेशन होती है। आरएमएस टू पीक, अब यहां समझ लो कि आरएमएस टू पीक जो होता है, जब आप आरएमएस वैल्यू रीड कर लोगे, अगर आप आरएमएस रीड करते हो तो आरएमएस से पीक मैंने सिखाया था जब ये चैप्टर हम कर रहे थे, कौन सा फॉर्मूला है जो आरएमएस से पीक वैल्यू बनाता है? आई नॉट, आई आरएमएस इज इक्वल टू आई नॉट अपॉन √2। ये फॉर्मूला है जो एसी सर्किट का यूज होता है, और अगर आप चाहो तो उसको यूज कर सकते हो। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट है और हम अपना काम यहीं तक रखते हैं और इसको फिर इंशाल्लाह अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे।